तो ये फुलवारी ठीक ठाक चलनी चाहिए। मुझे याद है नानाजी देशमुख दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे झंडेवाला में, अटल जी की सरकार गई थी सन 2004 में। आप सब लोग सक्रिय लोग हैं, आपको याद होगा उन दिनों अटल जी भूलने लगे थे, उन्हें विस्मरण हो गया था, अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के नाम भूल जाते थे। उन दिनों एक शाम पूर्व प्रधानमंत्री बिना किसी सूचना के नानाजी देशमुख से मिलने पहुंचे। नानाजी ने उन्हें देखा और डांटा। नानाजी बड़े थे, डांट सकते थे। नानाजी ने कहा, अटल जी तुम्हारी खुद की तबीयत खराब है तो तुम मेरा हाल जानने क्यों आए हो? अटल जी हाजिर जवाब आदमी थे, बोले नानाजी मैं आपसे मिलने नहीं आया हूं, एक कनिष्ठ रोग एक वरिष्ठ रोग से मिलने आया। जैसे आप सब लोग हंसे हंसे हम भी हंसे, हम वहां खड़े थे। नानाजी को भी हंसी आई, लेकिन नानाजी ने अपनी सफेद दाढ़ी मूछ में अपनी हंसी दबा ली भाई साहब, और फिर कृत्रिम क्रोध दिखाते हुए बोले कि अटल जी तुम्हारी सरकार चली गई, देश में प्रधानमंत्री बनाने को कोई आदमी नहीं मिल रहा, मेरी तबीयत खराब है, तुम्हारी तबीयत खराब है, इन तनाव भरी परिस्थितियों में तुम हंस कैसे लेते हो? अटल जी ने जो जवाब दिया वो आगे की भूमिका बनाता हूं। नानाजी ने कहा, अटल जी तनाव भरी परिस्थितियों में तुम हंस कैसे लेते हो, मुस्कुरा कैसे लेते हो? अटल जी बोले, नानाजी तनाव से सिर्फ समस्याएं जन्म ले सकती हैं, समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। चित्रकला संगम परिवार की ओर से आप सबका वंदन अभिनंदन। और यह हमारा नियमित कार्यक्रम है, पद्मश्री वीर प्रभाकर जी की स्मृति में हम करते हैं। वैसे तो 4 जनवरी को होती है, लेकिन इस बार हमें ये हॉल उस तारीख को नहीं मिला था और ये इसको मिल पाया है, तो आज हम कर रहे हैं 6 तारीख को। वैसे हम हर साल 4 जनवरी को करते हैं। आप सब लोग जानते हैं पद्मश्री वीरेंद्र प्रभाकर भारत के जाने माने फोटो पत्रकार थे, और ऐसे फोटो पत्रकार थे कि भारत के पहले ऐसे फोटो पत्रकार जिनको पद्मश्री मिला। और अपने कैमरे की आंख से उन्होंने पूरे इतिहास को देखा। आज़ादी से पहले जब 1947 में पुराने किले में जब एशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका भी फोटो खींचे थे, और उसके बाद जितने प्रधानमंत्री हुए उस तक के फोटो उन्होंने किए। जिन्होंने हमारी स्मृति ग्रंथ देखा है या गागर में सागर देखा है, उन्होंने देखा होगा कि जो श्वेत श्याम चित्र खींचे जाते थे, फोटो खींचे जाते, उसके बाद रंगीन तक आते आते, और मुझे सौभाग्य मिला कि उन्होंने मुझे 1500 फोटो ला के दिए, और 1500 में से मैंने 500 फोटो स्मृति ग्रंथ में सजने की कोशिश की थी, कि जिससे पूरा इतिहास आ जाए। जब आप इसको पढ़ते हैं, जिन्होंने देखा है वो जानते हैं कि भारत का इतिहास, कि भारत का जो इतिहास किस तरीके से हमारे राजनेता आए, किस प्रकार के स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़ करके एक जब देश स्वतंत्र हुआ, किस रूप में उसको प्रतिष्ठा किया। चित्रकला संगम की स्थापना 1950 में, इसके प्रथम अध्यक्ष हमारे चित्रकला संगम ने तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया हुआ था। उनकी अध्यक्षता में ये हमारा चित्रकला संगम कार्य करता रहा। आप सब लोग जानते हैं कि जब देश स्वतंत्र हुआ था, तब साहित्य के लिए, संस्कृति के लिए, कला के उन्नयन के लिए कोई बहुत बड़ी संस्था नहीं थी। न साहित्य अकादमी थी, न आपका ललित कला अकादमी थी, न संगीत नाटक अकादमी थी, और न ये बाकी जो राज्य सरकारों की इस तरह की उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान या किसी महाराष्ट्र हिंदी समिति की बात करें, इस तरह की कोई संस्था नहीं थी। तो जब राजधानी में सब लोग थे, साहित्य प्रेमी थे, कला प्रेमी थे, हमारे राष्ट्रपति जी भी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी, और केंद्रीय मंत्री सब साहित्य और कला प्रेमी थे। तो उनके विचार विमर्श से करते हुए ये लगा कि जो हमारे इस राजधानी में साहित्यकार रह रहे हैं, चित्रकार रह रहे हैं, कलमकार रह रहे हैं, संगीतकार रह रहे हैं, उनको सम्मानित करने के लिए एक मंच बनाया जाए, और उसका नाम रखा गया चित्रकला संगम, जिसका पंजीकरण 1950 में हुआ। तब से ये हमारी संस्था चित्रकला संगम, प्रतिवर्ष हम साहित्यकारों को सम्मानित करते हैं, संगीतकारों को करते हैं, पत्रकारों को करते हैं, जो साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, विशिष्ट कार्य कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने का हमारा लक्ष्य रहता है, जिससे उनको भी लगे कि भाई उनकी जो कला है उसकी एक प्रतिष्ठा की जा रही है, उसको एक पहचान मिल रही है। तो हमें सौभाग्य आज मिल रहा है कि आज हमारे साथ में मंच पर जो बैठे हुए हैं, और जेमनी के नाम को कौन नहीं जानता पूरे देश भर में, और विदेश में भी
जिन्होंने झंडा फहराया है हमारी हिंदी का, तो इसलिए ये सौभाग्य हमें मिला हुआ है इस सभागार को। तो एक बार ताली हम जैसा बताया कि हमारे साथ कनाडा से आए हुए हैं अखिल विश्व हिंदी समिति के अध्यक्ष हैं कनाडा के श्री गोपाल बघेल मधु जी, आजकल भारत आए हुए हैं। ये भी बहुत कवि सम्मेलन कराते हैं अमेरिका में, कनाडा में, और ऑनलाइन तो लगातार हम लोग कर ही रहे, मुझे भी इन्होंने जोड़ रखा है। तो आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में है। हमारे साथ संस्कृति मंत्रालय में राजभाषा के निदेशक डॉक्टर रामचंद्र रमेश आर्य जी आए हुए हैं। आप मूलतः है तेलंगाना के हैं, हैदराबाद के हैं, और इनका सबसे बड़ा कार्य ये है कि जो बंजारा भाषा है जो विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है, बोले थे तो वो राजस्थान के हैं, वो पूरे भारत में फैले हुए, चाहे वो कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो या आपका केरल हो, उसमें फैले। उनकी लिपि अलग अलग है, कोई तमिल में लिख रहा है, कोई कन्नड़ में लिख रहा है, कोई मलयालम में लिख रहा है, लेकिन डॉक्टर रमेश आर्य ने प्रयास ये किया है कि उस भाषा को नागरी लिपि में लिखें। नागरी लिपि की आपने स्वयं तैयार की है, जो बंजारा भाषा का जो लोक साहित्य है वो सब उन्होंने देवनागरी लिपि मिला करके पूरे भारतवर्ष में इसको प्रतिष्ठापित कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री विजय शंकर चतुर्वेदी जी हैं, हम सब लोग जानते हैं, हमारी पत्रकार हैं। और हमारे सभागार में जहाँ बड़े बड़े कवि हमारे साथ बैठे हुए हैं, अपने चिराग जैन जी हैं, निकुंज जी हैं, और जितने बड़े जिनके नाम लूंगा, अगर आप किसी की तरफ उंगली उठाएंगे वही आपको कभी मिलेगा यहाँ पर। हम ऐसे व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं जिन्होंने पूरा जीवन बड़ी सादगी, सरलता और ईमानदारी से बिताया, और उनके बारे में मैं क्या कहूँ कि मेरे से बहुत प्यार करते हैं। उनने हिंदुस्तान टाइम्स में, हिंदुस्तान हिंदी में दिल्ली के विकास के लिए उन्होंने इस प्रकार के चित्र समाचार पत्र में इकट्ठे किए कि दिल्ली का, मैं कहूँ कि विकास जो आज का है उसमें यदि ये कहा जाए कि 50% से ज़्यादा उनका योगदान है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं। फोटोग्राफी, उनका एक एक फोटो जब हिंदुस्तान के प्रथम पेज पे छपता था तो वो फोटोग्राफ में एक परिभाषा अंकित करता था भारत। मैंने देखे उनके फोटोग्राफी, यदि सूखा पड़ा है, सूखे के उस फोटो का इस तरीके से चित्रण होता था कि उस फोटो के माध्यम से फाइल पुटअप होती थी, लगता था कि यहाँ पे पानी की आवश्यकता है, ये काम किए जाए। पत्रकार, चित्रकार, पत्रकार की भाषा एक शब्द के अंदर अर्थ का अनर्थ करने की ताकत रखता है। कवि की धारा पूरे समाज को अंकित करती है। इसी श्रृंखला में श्रद्धेय वीरेंद्र प्रभाकर जी को पिछले 50 वर्षों से तो मैं जानता हूँ। मुझे याद है कि 1973 में मेरी बहुत सी रचनाएं हिंदुस्तान में छपी, 4-4 कॉलम की छपी है, 3 कॉलम में छपी। मुझे जीने पे जब भी प्रभाकर जी मिले और मैंने उनके चरण छुए तो मुझे उनका आशीर्वाद मिला, उनके आशीर्वाद से ही मैं पत्रकार बना। इसमें राजेंद्र कुमार जैन उनका बेटा हूँ, लेकिन हम सब इकट्ठे रहते थे, हम सब इतने मिलजुल कर घुल के रहते थे कि हम ताऊ जी को यानी कि प्रभाकर जी को पापा कहते थे, और हमारे फादर को सब चाचा कहते थे, और हम अंतिम समय तक अपने फादर को चाचा ही कहते थे। बहुत लंबा समय था, बहुत लंबे समय में जैसे सबने कहा कि बहुत छोटी छोटी बातें हम लोगों के साथ जुड़ी थी। पूरे परिवार को पापा का क्या था कि वो थे तो आखिरी से दूसरे नंबर पे, लेकिन पूरे परिवार में पूरा उनका रुतबा था। सारे भाई, बड़े भाई, ताऊ जी से लेके बड़े ताऊ जी सब मानते पापा की बात थी। उन्होंने अगर कुछ कह दिया तो वो फिर पत्थर की लकीर होती थी, कोई आदमी उसमें आर्गुमेंट नहीं करता। हरिदत्त शर्मा जी, और वहाँ पर बैठ के उन लोगों के बीच के अंदर बैठ के बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ देखने का भी मौका मिला। लेकिन शाम को डेस्क के ऊपर इस बात की इंतजार होती थी कि आज कौन सा फोटो अखबार के
अंदर छपेगा, इस पर चर्चा होगी। जब वहां पर इस किस्म की चर्चा होती थी तो निश्चित रूप से और भी अनेक फोटोग्राफर थे, लेकिन जो चित्र माननीय वीरेंद्र जी का होता था वही चित्र जो है टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स के अंदर होता था। और वो चित्र छपने का मकसद ये था कि बाबूजी 50 साल तक टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के अंदर रहे, लेकिन जो चित्र उन्होंने दिए, जैसा कि अभी जाटव जी ने कहा, हकीकत ये थी कि वो चित्र अपने आप के अंदर अपनी भाषा बोलते और बहुत कुछ उन चित्रों से दिल्ली की जनता को बयान होता। स्वर्गीय वीरेंद्र जी की स्मृतियों को नमन करते हुए अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ। एक विशेष गीत मुझे आप तक पहुंचाना है और बिना किसी भूमिका के, अतिरिक्त भूमिका के, मैं कुछ पंक्तियां आप तक उस गीत तक पहुंचाने के लिए निवेदित कर रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ। मैं 4-4 पंक्तियों से आपको जोड़ने का प्रयास करूंगा। वीरेंद्र जी की नई पीढ़ी के लोग भी यहाँ पर, अशोक जी, रवि जी उपस्थित हैं, सभी को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां याद आती हैं कि बिलखती भूख के किस्से तड़पती प्यास लिखेंगे, बिलखती भूख के किस्से तड़पती प्यास लिखेंगे, अंधेरों की कलम से रोशनी की आस लिखेंगे, न मंजर बेबसी का ना कभी अफसोस की बातें, नई पीढ़ी के ये तेवर नया इतिहास लिखेंगे। मैंने देखे गंगा तट पर घाट असी, मंदिर चौखट पर राम सिया की धुन में डूबे, बाबा तुलसी मानस गाते मैंने देखे। और कैसा विरोधाभास देखने को मिला, सुनिएगा कि जब तप त्याग समर्पण देखे, बिछुड़न आंसू तर्पण देखे, जब तप त्याग समर्पण देखे, बिछुड़न आंसू तर्पण देखे, मिलन आस था धर्म उपासक, उत्सव खुशियों के क्षण देखे, मैंने देखे, मैंने देखे, मैंने देखे गंगा तट पर गिरिवट की बिनती पर हट पर, वनवासी धनुधारी रघुवर अपने पद पंकज धुलवाते, मैंने देखे, मैंने देखे गंगा तट पर घाट असी, मंदिर चौखट पर राम सिया की धुन में डूबे, बाबा तुलसी मानस गाते। एको ब्रह्म कण कबहु कगण, बन जात को कण, विचरत कबहु भाव में थिरकित, पंचभूत बने रहत, वर्षत वर्ष सत, लभी रस रूप गंध विचरावत, करि स्पर्श शतकु भावत, जड़ संघर्ष होत चित फुरकत, वनस्पति जंतु जन होवत, योग तंत्र रमि बोध प्रसारत, अहम महत गुण चित तब भावत, संवित गुणन संवित गुणन गुरु पग छुवत, सगुण ब्रह्म चरण लगी पावत, नास्तित्व पास्तित्व कबहु स्थायी, सूक्ष्म तरंग एक उर बचपन में मुझे कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया। मेरे पिता ने बचपन में मुझे कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया, ताकि मैं सीख सकूं कि लड़कियां खेलने की चीज नहीं।
3 पंक्ति की एक कविता और सुनी कि पहाड़ की घुमावदार पगडंडी पर स्कूल जा रही है लड़कियां। अर्जुन जी, तमाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उदाहरण चल रहे हैं, एक पंक्ति में इस पूरे अभियान को पढ़ता हूं कि पहाड़ की घुमावदार पगडंडी पर स्कूल जा रही हैं लड़कियां। मतलब बचपन में हमें गलत पढ़ाया गया है कि रोशनी सिर्फ सीधी रेखा में यात्रा करती कि त्याग दी हर कामना निष्काम बनने के लिए, 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए। 3 पहरों तक तपा दिन, सैल्यूट करता हूं इन तालियों को। 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए, और घर नगर परिवार ममता प्रेम अपनापन दुलार, चौथी पंक्ति में आस्था को हथेली पर रखकर उछालना कि घर नगर परिवार ममता प्रेम अपनापन दुलार राम ने खोया बहुत श्री राम बने। मेरे पिता ने कभी मुझे लड़कियों के साथ खेलने से नहीं रोका, ताकि मैं सीख सकूं कि लड़कियों के साथ खेलो, लड़कियों से मत खेलो। और बेटियों की बात कर रहे थे, रोशनी, हाँ, घुमावदार पगडंडियों पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है। तो दिल्ली के कुछ स्कूलों में तो गुरुजी क्लास में आते हैं, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। कोई हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानूंगा। बोले क्यों भी, तू क्यों नहीं मानने का? बोले इतने भात कौन भरेगा। हमारे मामले अलग है। वैसे भी 2 साल कोरोना ने हंसने नहीं दिया, बहुत बुरी स्थिति थी। सबसे पहले कहा गया वर्क फ्रॉम होम, बताओ हम कैसे करें। हमारे लिए बड़ी दिक्कत थी, तो मैंने वर्क फ्रॉम होम के तहत घर पर ही कविता सुनाई। ना कोई हंसा, ना किसी ने ताली बजाई, और ना ही कोई पेमेंट जेब में आई। कई कष्ट एक साथ थे। फिर मैंने अपनी दूसरी जेब से पैसे निकाल के खुद को पेमेंट दी। इस तरह वर्क फ्रॉम होम के औपचारिकता। अच्छा, मेरी इस कविता का असर पूरे विश्व पे पड़ा। आप देख लो, रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका और यूरोप वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। अच्छा, एक वो बड़ा दुखदायी समय था जी, वो लॉकडाउन था। वो 3 महीने पहले लॉकडाउन, 3 महीने बाद में, वो सबसे बुरा समय था। बाहर कहीं आप जा नहीं सकते, सब कुछ बंद। आपने तो देखा होगा दिल्ली में क्या नजारा, बहुत बुरी स्थिति थी। पत्नी मेरा चेहरा देखे, मैं पत्नी का, इससे बुरा समय भूल नहीं सकता। हमारा काम हर दूसरे तीसरे दिन सूटकेस लेके निकलने का। वो 3 महीने हो गए घर में पड़े हुए, मैं अखबार पढ़ रहा, पत्नी इधर से उधर घूम रही और बड़बड़ा रही। बोले पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। नहीं पता नहीं लग रहा था मुझे, कह रही है कोरोना को कह रही है। कुछ तो गलत फहमी रखूं ना। तो मैंने सोचा कुछ पल अलग ढंग से जिया जाए, और किसी महिला मित्र को वीडियो कॉल किया, कुछ तो परिवर्तन हो जीवन में। ये सोचकर मैंने अपनी सबसे सुंदर महिला मित्र को वीडियो कॉल मिलाया, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद लैंडलाइन पर उसका फोन आया। मैंने फोन न उठाने की शिकायत की तो उसने समझाया, देखो सारे ब्यूटी पार्लर बंद हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। मैं भी भाभी जी की तरह चुड़ैल लग रही हूं, इसलिए वीडियो कॉल नहीं उठाऊंगी।